हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आप सभी कैसे हैं? कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइए। तो चलिए बच्चों, लास्ट क्लास में हमने करा था कि हमारे फाइनेंसिंग डिसीजन क्या है, इन्वेस्टमेंट डिसीजन क्या है। आज हम शुरू करते हैं हमारे डिविडेंड डिसीजन। मैंने आपको बताया था 3 मेजर डिसीजन है जो एक फाइनेंस मैनेजर को लेने होते हैं। तो लास्ट जो डिसीजन है हमारा डिविडेंड डिसीजन, आज मैं उसके बारे में आपको पढ़ाऊंगी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो प्लीज इसको अच्छे से समझिएगा। तो देखिए बच्चों, डिविडेंड डिसीजन में क्या है, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि डिविडेंड क्या होता है। तो डिविडेंड बच्चों क्या है? डिविडेंड है एक प्रॉफिट जो कंपनी शेयर होल्डर्स को पे करती है, दैट इज प्रॉफिट, दैट इज डिविडेंड। कि कोई भी कंपनी, जैसे मान के चलिए फॉर एग्जांपल मैंने किसी कंपनी के शेयर्स परचेज किए हुए हैं, तो कंपनी फिस्कल ईयर में, यानी कि जो भी हमारा 1 साल का ईयर होता है, उसके बाद जो भी मैंने शेयर्स परचेज किए उस अमाउंट पे कंपनी मुझे कुछ प्रॉफिट पे करेगी, जो उसको हम क्या बोलते हैं, डिविडेंड होता है। तो कोई भी कंपनी जो अपने शेयर होल्डर्स को एज अ प्रॉफिट पे करती है उसको हम क्या बोलते हैं, डिविडेंड। तो बस इस डिसीजन में फाइनेंस मैनेजर जो है वो यही डिसाइड करेगा कि मैं कितना डिविडेंड अपने शेयर होल्डर्स को दूं और कितना सेव करके रखूं फॉर द फ्यूचर पर्पस। तो इसकी जो डेफिनेशन है वो आप समझ लीजिए क्या है, कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। ये मैंने लिख दिया, ये सिंपल पॉइंट है कि क्या है, प्रॉफिट का क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन। तो बस अंडर दिस डिसीजन, इस डिसीजन के अंदर फाइनेंस मैनेजर क्या डिसाइड करते हैं, हाउ मच टू बी डिस्ट्रीब्यूट इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड, कि कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को कितना डिस्ट्रीब्यूट करेगी डिविडेंड और कितना बचा के रखेगी, यानी कि रिटेन्ड अर्निंग्स करेगी, कितनी रिटेन करेगी उस प्रॉफिट को, तो एज रिटेन्ड अर्निंग्स। ठीक है, मैं इसको आपको एक चार्ट के थ्रू समझाती हूँ तो आपको बहुत अच्छे से और समझ में आ जाएगा। उसमें मैं तीनों डिसीजंस को इंक्लूड करूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हो। देखो, ये एक कंपनी है, ठीक है, ये एक कंपनी है, इसको फंड चाहिए, फंड चाहिए इसको, मान के चलिए यहां से फंड चाहिए इसे। अब इसने जो फंड लिया वो 2 फॉर्म में लेगी। मैंने आपको बताया था फाइनेंसिंग डिसीजन में 2 तरीके के सोर्स ऑफ फंड है, या तो इक्विटी से लेगी या फिर डेट, है ना, बाहर से बोरो करेगी। ठीक है, अब कंपनी ने ये जो फंड लिया, यानी कि सोर्स ऑफ फंड हो गया, इसको हम क्या बोलते हैं, फाइनेंसिंग डिसीजन। क्या बोलते हैं, फाइनेंसिंग डिसीजन। अब कंपनी ने जो फंड लिया उसको इन्वेस्टमेंट भी तो करेगी, उसका इन्वेस्टमेंट करेगी। तो कंपनी ने उसका इन्वेस्ट किया किसको परचेज करने में, लैंड, मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट, ये सब खरीदने में कंपनी ने क्या किया, इन्वेस्टमेंट किया। यहां पे लिख देती हूं मैं इन्वेस्टमेंट, किसके फॉर्म में, एसेट्स। कंपनी ने एसेट्स परचेज किए है ना, तो ये कंपनी क्या कर रही है, ये परचेज कर रही है। इसको क्या बोलते हैं, इन्वेस्टमेंट डिसीजन। कि कंपनी को डिसाइड करना था कि कौन सी जगह इन्वेस्टमेंट करूं जिससे मेरे को कैश फ्लो अच्छा जनरेट हो। तो 2 डिसीजन हो गए, सोर्स ऑफ फंड कहां से कंपनी ले रही है और किस असेट में कंपनी इन्वेस्ट कर रही है, वो इन्वेस्टमेंट डिसीजन। अब जब कंपनी अपना वर्क करेगी, काम करेगी, तो उसको क्या जनरेट होगा, प्रॉफिट। क्या जनरेट होगा, प्रॉफिट। अब उस प्रॉफिट में से कंपनी कितना डिस्ट्रीब्यूट करे और कितना बचा के रखे। तो जो बचा के रखेगी वो तो है रिटेन्ड अर्निंग्स। भाई ऐसा तो नहीं कि कंपनी को अगर मान के चलिए 50 लाख का प्रॉफिट हुआ तो क्या कंपनी सारा डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर देगी, नहीं, कुछ फर्दर यूज के लिए, कुछ जो भी मतलब क्या होता है, मतलब एकदम से नेचुरली कुछ आ जाए या कुछ ऐसा बैकवर्ड आ जाए तो उसके लिए कंपनी बचा के रखेगी। कुछ एकदम से हैपन हो जाए तो कंपनी रिटेन्ड अर्निंग्स भी करेगी, और जो बचा हुआ है उसको हम क्या बोलेंगे, डिविडेंड डिसीजन। क्या बोलेंगे, डिविडेंड डिसीजन। जो हम इसमें पढ़ रहे हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, की कंपनी कितना प्रॉफिट जो भी उसे जनरेट हुआ है कितना डिस्ट्रीब्यूट करेगी और कितना बचा के रखेगी, यानी कि कितनी रिटेन्ड अर्निंग्स करेगी। तो ये एक चार्ट के थ्रू मैंने आपको समझाया है कि मतलब ये प्रोसीजर है, अगर मैं बताऊं तो आपको, कि कंपनी पहले तो फंड रेज कर रही है, उसके बाद इन्वेस्टमेंट करेगी। अब इन्वेस्टमेंट कौन सा असेट परचेज करेगी, उसके बाद कंपनी को जो भी वो बिजनेस कर रही है, काम करेगी,
उससे प्रॉफिट जनरेट होगा, प्रॉफिट में से कुछ पोर्शन वो डिविडेंड के तौर पे डिस्ट्रीब्यूट करेगी कंपनी और कुछ रिटेन्ड अर्निंग्स करेगी। तो बस यही है हमारा डिसीजन, डिविडेंड डिसीजन। ठीक है, अब इसके कुछ फैक्टर्स हैं वो मैं आपको समझाती हूँ वन बाय वन। तो देखिए फर्स्ट फैक्टर क्या है, अमाउंट ऑफ अर्निंग। अमाउंट ऑफ अर्निंग देखो बच्चों, पॉइंट से ही आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा अमाउंट ऑफ अर्निंग क्या है, कि कितनी एक्चुअली कंपनी की अर्निंग हुई है। अगर कंपनी की अर्निंग अच्छी है तो वो अपना जो डिस्ट्रीब्यूशन है डिविडेंड का वो अच्छा करेगी। अगर कंपनी की अर्निंग अच्छी नहीं है तो वो डिविडेंड कम डिस्ट्रीब्यूट करेगी। देखो बच्चों एक चीज और, जब कंपनी डिविडेंड बांटती है शेयर होल्डर से तो उससे कंपनी की रेपुटेशन बढ़ती है मार्केट में, उसके शेयर का प्राइस भी बढ़ता है। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है हमारी अर्निंग पे, यानी कि कंपनी की अर्निंग पे, कि एक्चुअली में कितनी अर्निंग हुई है। ज्यादा अर्निंग हुई है तो कंपनी उस हिसाब से डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करेगी, कम हुई है तो कम डिस्ट्रीब्यूट करेगी। ठीक है, स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग। स्टेबिलिटी मतलब है स्टेबल होना। देखो इसको मैं एक एग्जांपल से समझाती हूँ कि कुछ कंपनियां ऐसी हैं जिनको नॉलेज है या जिनको आइडिया है कि हमारी इतनी इनकम तो होनी ही होनी है। जैसे फॉर एग्जांपल कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स हैं, वो हर घर में डेली बेसिस पे यूज होते हैं। ठीक है, जैसे आपका पेप्सोडेंट टूथपेस्ट हो गया, है ना, नहाने का लक्स सोप हो गया, और आपका डिटर्जेंट पाउडर हो गया, कोई भी मान लीजिए सर्फ एक्सल, टाइड, तो ये हर घर में डेली बेसिस पे रोज यूज हो रहे हैं। तो ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं या मतलब बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट है, कोई मैं ईटेबल आइटम मान लू जैसे अमूल बटर हो गया, तो वो ब्रेड हो गई, तो ऐसे कुछ आइटम्स जो बहुत बड़ी कंपनियां हैं उनको पता है कि हमारी इतनी सेल ईयरली जानी ही जानी है, या हमारे को इतनी इनकम, इतना प्रॉफिट, इतना होना ही होना है। तो बस वही है कि स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग, कि कंपनी अपने अर्निंग के स्टेबिलिटी के हिसाब से डिविडेंड को डिसाइड कर लेती है कि वो कितना डिस्ट्रीब्यूट करेगी और कितना नहीं करेगी। ठीक है, कैश फ्लो पोजीशन। देखो बच्चों कैश फ्लो पोजीशन आपने तीनों डिसीजंस में पढ़ा है, फाइनेंसिंग में भी, इन्वेस्टमेंट में भी, और अब हम डिविडेंड में भी पढ़ रहे हैं, बिकॉज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। क्योंकि कैश फ्लो एक ऐसा फैक्टर है कि डिपेंड कर, ये बताता है कि हमारी एक्चुअली कंपनी की पोजीशन क्या है, सिचुएशन क्या है। क्योंकि अगर ज्यादा अच्छा कैश फ्लो होगा तो उतना ही कंपनी डिविडेंड अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट कर पाएगी अपने शेयर होल्डर्स के बीच, और अगर कैश फ्लो अच्छा नहीं हुआ तो वो नहीं कर पाएगी। तो बस यही है, जैसे हमने फाइनेंसिंग डिसीजन में भी किया था कि कैश फ्लो अगर अच्छा है तो कंपनी उस हिसाब से फाइनेंस करेगी, यानी कि बोरो करेगी अगर उसका अच्छा है, क्योंकि उसे फिक्स्ड इंटरेस्ट पे करनी होगी। ये मैंने आपको समझाया। तो ऐसे ही डिविडेंड में है कि जितना अच्छा कैश फ्लो होगा, जितनी अच्छी पोजीशन होगी आपकी कंपनी की, आप उतना ही अच्छा डिस्ट्रीब्यूट कर पाओगे क्या, डिविडेंड। ठीक है, अब ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज। देखिए एक कंपनी को ये बहुत अच्छे से पता होता है कि हमारी कंपनी की ग्रोथ कहाँ है, किस सेक्टर में है, कौन सी अपॉर्चुनिटीज हमारी कंपनी को ग्रोथ पर लेके जाएंगी। तो इसमें क्या करती है कंपनी, अगर उसे पता है कि मेरी जो कंपनी है कि उसकी ग्रोथ इतनी है, तो मैं कुछ पैसा फॉर फर्दर यूज ऑफ एक्सपेंशन ऑफ माई कंपनी रिटेन करके रखूंगी और कुछ डिस्ट्रीब्यूट करूंगी। अगर मेरी कंपनी की ग्रोथ अच्छी नहीं है, मुझे लग रहा है कि मैं एक्सपेंशन नहीं कर पाऊंगी, तो मैं डिविडेंड ज्यादा पे करूंगी। क्यों, मैंने आपको पहले भी बताया फैक्टर स्टार्ट करने से पहले, कि जब भी कंपनी डिविडेंड पे करती है शेयर होल्डर्स को, मतलब जितना अच्छा डिविडेंड होगा शेयर होल्डर्स का, उसकी कंपनी की रेपुटेशन उतनी ही अच्छी होगी और उसके शेयर्स भी उतने ही अच्छे होंगे। तो इसीलिए कंपनी यहां डिसाइड करती है कि हमारी कंपनी की कितनी ग्रोथ है और कितनी नहीं है। अगर अच्छी ग्रोथ है तो कंपनी अपने पास रिटेन करके रखेगी अमाउंट ज्यादा और डिविडेंड कम डिस्ट्रीब्यूट करेगी, और अगर नहीं है तो कंपनी डिस्ट्रीब्यूट ज्यादा करेगी और उसे रिटेन कम करेगी। ठीक है, अब शेयर होल्डर प्रेफरेंस। शेयर होल्डर प्रेफरेंस क्या है, आपको नेम से पता चल रहा होगा कि शेयर होल्डर्स की क्या प्रेफरेंस है, वो क्या चाहते हैं। अब देखिए इस पे डिपेंड करता है दो चीजें, या तो हमारी कंपनी के शेयर होल्डर्स यंग हो, टीनेजर्स हो, यूथ हो, तो वो क्या कहते हैं कि भाई हम तो अपना जो पैसा हमें मिलने वाला हम तो वो कंपनी की ग्रोथ में लगाएंगे, बिकॉज इन मतलब अल्टीमेटली होना तो प्रॉफिट हमें ही है ना। और अगर हमारी कंपनी के शेयर होल्डर्स आपके रिटायर्ड लोग हैं, ओल्ड एज हैं, तो वो क्या कहेंगे, बिकॉज भाई उनसे तो उनका घर चल रहा है, राइट, तो वो ये कहेंगे नहीं भैया आप हमें हमारा प्रॉफिट का हिस्सा दे दीजिए, बिकॉज हम तो इससे अपने हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर्स और डे टू डे एक्सपेंडिचर्स को बियर करते हैं।
तो ये डिपेंड करता है कि शेयर होल्डर्स की प्रेफरेंसेस क्या क्या है। ठीक है, अगर आपकी कंपनी के शेयर होल्डर्स यूथ है, यंग है, तो उनकी प्रेफरेंसेस क्या है, और अगर रिटायर लोग हैं और ओल्ड एज में आ चुके हैं तो उनकी प्रेफरेंसेस क्या है। नेक्स्ट है टैक्सेशन पॉलिसी। आपको देखो ये फैक्टर्स इतने इजी है ना, आपको नेम से ही पता चल रहा है कि क्या होगा। अब टैक्सेशन मतलब टैक्स से रिलेटेड बात की गई होगी, तो बस कंपनी के ऊपर क्या होता है कि जब कंपनी डिविडेंड पे करती है शेयर होल्डर्स को, तो उसपे कुछ टैक्स लगता है। तो जितना ज्यादा डिविडेंड होगा उतनी ही क्वांटिटी में या उतनी ही इंटरेस्ट वाइज टैक्स होगा। तो कंपनी क्या करती है कि डिविडेंड कम पे कर रही है, तो बस टैक्सेशन पॉलिसी में ये है कि अगर कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को ज्यादा डिविडेंड पे कर रही है तो उसे ज्यादा टैक्स पे करना पड़ेगा, और अगर कम कर रही है तो उसे कम टैक्स पे करना पड़ेगा। तो ये टैक्सेशन पॉलिसी के अंदर आ जाता है। तो कंपनी क्या करती है कि एक बीच का ये ऐसा पोजीशन सिचुएशन निकालते हैं जिसमें डिविडेंड भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाए और कंपनी को टैक्स भी ज्यादा ना पे करना पड़े। ठीक है, नेक्स्ट है एक्सेस टू कैपिटल मार्केट कंसिडरेशन। देखिए कैपिटल मार्केट यानी कि शेयर मार्केट, एक्सेस मतलब रीच, कि मेरी कितनी पहुंच है या मेरी कंपनी की कितनी अच्छी मार्केट सिचुएशन है, रेपुटेशन है शेयर मार्केट के अंदर, वो इससे पता चलता है कि एक्सेस टू कैपिटल मार्केट कंसिडरेशन। देखिए फिर वही पॉइंट मैं आपको रिपीट करूंगी कि जितना अच्छा मेरा डिविडेंड क्राइटेरिया होगा उतनी अच्छी मेरी रीच होगी शेयर मार्केट के अंदर। तो बस इसमें यही है कि मेरी कितनी अच्छी रेपुटेशन है, मेरी कितनी अच्छी रीच है। इसमें एक पॉइंट और आ जाता है, मान के चलिए कि मुझे इन फ्यूचर फंड की जरूरत हो गई या मुझे अपने सिक्योरिटीज को सेल करना पड़ गया, तो मेरी जो सिक्योरिटीज है वो अच्छे अमाउंट पे, यानी कि मेरे जो शेयर्स है वो अच्छे अमाउंट पे सेल हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि मेरी कंपनी की अच्छी रीच है शेयर मार्केट में, सब जानते हैं मेरी कंपनी के शेयर को। ठीक है, और अगर यही मेरी कंपनी के शेयर मार्केट में रीच अच्छी नहीं है, मैं डिविडेंड कम पे कर रही हूँ अपनी कंपनी को, तो मेरी रीच अच्छी नहीं है, तो मेरे शेयर को इतनी जल्दी कोई सेल परचेज नहीं कर पाएगा। तो यही चीज है। बहुत सारे ऐसे शेयर्स हैं आज भी जिनकी रीच बहुत अच्छी है, और बहुत सारे शेयर्स ऐसे हैं जिनकी रीच लिमिटेड है। ये डिपेंड करता है कंपनी के ऊपर। ठीक है, नाइन्थ है लीगल कॉन्स्ट्रेंट। अब देखिए लीगली जो काम होता है, यानी कि लॉ में, और कॉन्स्ट्रेंट मतलब रेस्ट्रिक्शंस, यानी कि कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए जाते हैं। तो लीगल कॉन्स्ट्रेंट मतलब ये हो गया कि ऐसी रुकावटें, ऐसे रेस्ट्रिक्शंस जो लीगली हैं, जो लॉ ने लगाए हैं। जैसे कि कंपनी अगर डिस्ट्रीब्यूट कर रही है अपना डिविडेंड, तो उसमें क्या होता है कि लॉ क्या कहता है कंपनी से कि पहले अपने सारे लाइबिलिटीज को क्लियर कीजिए। जो भी आपके आउटसाइडर्स पेमेंट हैं या जो भी लाइबिलिटीज आपके ऊपर चल रही हैं, आउटसाइड लाइबिलिटीज हैं या अपने इनसाइड लाइबिलिटी ही क्यों ना हो, कोई भी लाइबिलिटी हो, पहले आप उसको फुलफिल कीजिए, उसके बाद आप कंपनी में शेयर होल्डर्स को डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कीजिए। तो लीगल कॉन्स्टेंट वही है कि लीगली लॉ ये बोलता है कंपनी, क्योंकि कंपनी लॉ पढ़ते हैं हम, वही है कि कंपनी के लॉ में क्या लिखा हुआ है कि पहले आप सारी लाइबिलिटीज को फुलफिल कीजिए, उनको क्लियर कीजिए, देन आप अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कीजिए। नेक्स्ट है कॉन्ट्रेक्चुअल कॉन्स्टेंट। अब देखिए कॉन्स्टेंट वही हो गया रेस्ट्रिक्शन। कॉन्ट्रेक्चुअल मतलब कि जिनसे आपने कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है। कंपनी में ऐसा नहीं है कि बहुत सारे शेयर होल्डर्स हैं, किसी से हमने कॉन्ट्रैक्ट भी किया होगा, हमने कुछ वादे भी किए होंगे कि भाई हम अपनी कंपनी में अगर हमारा इतना अच्छा कैश फ्लो होगा, ये इतनी अर्निंग्स होंगी तो हम आपको इतना पे करेंगे, राइट। तो बस यही है कि कॉन्ट्रेक्चुअल मतलब कि जिससे भी आपने कॉन्ट्रैक्ट किए हुए हैं, बॉन्ड साइन किए हुए हैं, उनकी पहले लाइबिलिटीज को क्लियर कीजिए, उसके बाद आप अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड पे कीजिए। देखिए बच्चों मैं आपको एक चीज बताऊं, डिविडेंड एक ऐसा स्टेप है जो सारी लाइबिलिटीज को क्लियर करने के बाद आता है। यानी कि कंपनी के ऊपर जितनी भी लाइबिलिटीज होंगी वो पहले कंपनी सारी फुलफिल करेगी, क्लियर करेगी, देन डिविडेंड कंपनी डिस्ट्रीब्यूट करेगी अपने शेयर होल्डर्स को। तो वो इन दोनों में था, लीगल यानी कि लॉ की तरफ से कानून जो बोल रहा है, कॉन्ट्रेक्चुअल मतलब जिससे आपने कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट साइन किए हुए हैं। लास्ट है स्टॉक मार्केट रिएक्शन। अब देखिए स्टॉक मार्केट वही चीज कि स्टॉक मार्केट का क्या रिएक्शन होगा अपनी कंपनी को लेकर। सेम इसमें देखिए दो चीज है, आपकी रेपो मतलब बेसिकली कंपनी की रेपो की बात की जाती है, या तो रेपुटेशन कम होगी या रेपुटेशन ज्यादा होगी। तो ये डिपेंड करता है स्टॉक मार्केट। अब इसमें देखिए ये जो पॉइंट है जो मैंने आपको बताया एक्सेस टू कैपिटल मार्केट, ये बहुत सिमिलर है। स्टॉक मार्केट में भी यही है कि आपकी अगर कंपनी की रेपुटेशन अच्छी होगी, अब रेपुटेशन कैसे अच्छी होगी कि आपका कंपनी का डिविडेंड अच्छा जा रहा होगा, आपकी कंपनी के शेयर्स अच्छे होंगे,
फटाफट से सेल हो रहे होंगे या लोग परचेस कर रहे होंगे, तो उसे डिपेंड करेगा हमारी स्टॉक मार्केट में कैसी पोजीशन है, क्या रिएक्शन है स्टॉक मार्केट का, रेपुटेशन कैसी है, या तो अच्छी है या खराब है या लिमिटेड है। ठीक है, तो ये सारे फैक्टर्स हमने डिविडेंड डिसीजन के पढ़े और हमने ये भी समझा कि डिविडेंड डिसीजन एक्चुअली क्या है। देखिए बच्चों, तीनों डिसीजन में से सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजन यही है, डिविडेंड डिसीजन, क्योंकि ये कंपनी की रेपुटेशन के ऊपर है कि कितना डिविडेंड कंपनी डिस्ट्रीब्यूट कर रही है और कितनी कंपनी ने अपनी रेपुटेशन बना के रखी है मार्केट के अंदर। तो इसीलिए इसको हम इंपॉर्टेंट डिसीजन बोल देते हैं। दोनों बाकी जो और डिसीजन है उसमें तो कंपनी इन्वेस्टमेंट कर रही है या फाइनेंस, सोर्स ऑफ फाइनेंस को ढूंढ रही है, बट इसमें एक्चुअल कंपनी की पोजीशन फाइंड आउट की जा रही है कि एक्चुअल कंपनी की पोजीशन क्या है, क्या वो अपनी क्या एक्चुअली कंपनी एग्जिस्ट कर रही है, क्या उसकी अर्निंग्स है, क्या उसकी रिटेन्ड अर्निंग्स है और क्या उसका डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है इस पॉइंट ऑफ व्यू से, राइट। तो अब ये हमारे तीनों डिसीजंस कंप्लीट हो गए हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे इस चैप्टर को। अगर आप आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों तक, चैनल को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। तब तक के लिए इस टॉपिक को अपनी बुक्स में से पढ़िएगा कि बुक्स में क्या लिखा हुआ है, आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में लिखिएगा, बस आपको मतलब समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो चलिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू, बाय बाय।